तो हम सब जानवर ही हैं। सभी जानवरों में जो सबसे समझदार जानवर है वो हम हैं, इसलिए अपन ने अपना नाम रख लिया। क्या रख लिया? दीपू, अभिषेक, ये वो नाम रख दिया और इंसान रख दिया। कोशिका का बट जाना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे अपने तुम मूड काट के तुम ऐसे कर दो तो तुम कपाला या जिंद फैला लोगे, वैसे ऑक्सीजन आती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक ऐसे 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 डांस चलने लगता है। हाँ ये क्या हो रहा है, मजा आ गया, ऐसा ऐसा क्या चलने लगता है, एक चक्र चलने लगता है। खचड़ा जो गोल्जी बॉडी होता है ना, ये परमानेंट कस्टमर और घरुआ चला था कौन को दिमाग से। तो दिमाग है ना ऑटोमेटिक सबसे पहले पाँव पर के मेहरत, पहले आप ऊंचा ले लो। आपके पास आया चक्कू मारने आया तो कहना रुको, लड़ाई बंद नहीं करने, ज्ञान की पहले बात करने पर। तो उसको समझाओ पहले सेल इतने मार, इतने मारो, लीवर में मारो, इतने सेंट्रोसोम ज़्यादा होते हैं और जल्दी सेल डिवीजन हो जाए, है ना। ठीक है, तो कई खुपड़िया में गलती से ना मारी जो कहते सेंट्रोसोम पाओ जाए, इतने कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब समझ में है कि जी जो कागज बनता है वो सेलुलोज से बनता है, नोट बनता है सेलुलोज से बनता है। आखिर कहाँ से आता होगा सेलुलोज? अब समझ में आ गया। कोशिका के ऊपर जो डबल लेयर होती है उसको निकाला जाता है, उससे क्या बनाया जाता है? पेपर बनाया जाता है। कोशिका और उनकी कोशिका में एक एक गोला है, ये दोनों कैसे बने हैं? प्रोटीन और लिपिड से। लेकिन जो पादप है ना, उनके ऊपर एक और गोला होता है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। हम जान कम हो यानी चुटैया मुंह कपाला वाला पौधा ना कोने ऐसे धरे रह जाओ, यानी कोशिका विभाजन नहीं होगा। मैंने पूछ लिया क्या भैया जी कोशिका बनती कैसे यहाँ? कहते हमें चोट लग गई, आपने कही थी कि कोशिका बन के दोबारा इतने निर्माण हो जाते, लेकिन कैसे? तो दो जने चमा गए, क्या लगे हाँ हमारा 2 साल को मौन व्रत है, अभी मेरी चीज के बारे में जानकारी नहीं आया है। तो कोशिका का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था 1665 में। एक कचड़ा आदमी था, कचड़ा नहीं था, अच्छा वैज्ञानिक था, जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। यानी हम कितने लंबे चौड़े होंगे, हमारी नाक डायनासोर जैसी होगी कि कुत्ता जैसी होगी कि बिच्छू जैसी होगी कि गोहे की जैसी होगी। जय हिंद सब जनों के लिए। तो आज से हम साइंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक आज का हमारा होगा सेल या कोशिका। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स पर नजर डालते हैं। जो बायोलॉजी होती है साइंस की एक ब्रांच होती है, यानी साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। उन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। जो बायोलॉजी शब्द होता है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है बायो एंड दूसरा होता है लॉगोस। बायोस लॉगोस। बायोस मीन्स होता है जीवन, लॉगोस मीन्स होता है अध्ययन करना, यानी जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी है। जैसे फिजिक्स में गति के बारे में पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ते हैं, वैसे हम बायोलॉजी में जीवन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर किसी भी जीव में जीवन आता कैसे है? अब जीवन किस में होता है? जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें जीवन होता है। जैसे कि हम हो गए, तुम हो गए, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं। इन सभी को बेसिकली क्या कहा जाता है? जीव कहा जाता है। जिनमें जीवन होता है वो जीव कहलाते हैं, और उनका अध्ययन करना है जीव विज्ञान कहलाता है या बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब जो बायोलॉजी को भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक ब्रांच उसकी कहलाती है जूलॉजी, और दूसरी पार्ट कहलाता है उसका बॉटनी। जो जूलॉजी होता है इसका मतलब होता है जंतु विज्ञान। इसमें हम सिर्फ जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। जंतु बोले तो कौन? हम, तुम, जानवर और बैक्टीरिया वायरस सब इसमें आते हैं। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इसमें जानवर क्यों पढ़ रहे हैं? तो सुनो, साइंस के अकॉर्डिंग तो हम सब जानवर ही हैं। सभी जानवरों में जो सबसे समझदार जानवर है वो हम हैं, इसलिए अपन ने अपना नाम रख लिया। क्या रख लिया? दीपू, अभिषेक, ये वो नाम रख दिया और इंसान रख दिया। बाकी कुत्ता, शेर, हम तुम में कोई अंतर नहीं, हम सब जानवर हैं। समझ में आ गया? ठीक है। और जो दूसरी ब्रांच होती है वो कहलाती है बॉटनी। बॉटनी को हम वनस्पति शास्त्र कहते हैं, और वनस्पति में हम सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया? तो जो जी होता है जूलॉजी के फादर कहा जाता है अरस्तु को, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम होता है हिस्टोरिया एनामेलियम। इस पुस्तक में उन्होंने 500 से ज्यादा प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में चर्चा की है, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहेंगे हम? अरस्तु को। वही फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। इन्होंने भी अरस्तु की तरह एक बुक लिखी है जिसका नाम होता है हिस्टोरिका प्लांटारम। इसमें 500 से ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे के बारे में जानकारी की है। तो अब हम समझ गए ना कि जीव विज्ञान क्या होता है। इसका जो पहला हमें टॉपिक पढ़ना है वो सेल पढ़ना है। अब आप कहोगे सर कि सेल ही पहले क्यों पढ़ना है? तो सुनो, जो सेल होती है हमारा प्राइमरी ऑर्गन है, यानी कि इससे चीज से मिलकर हम बनते हैं। जैसे कि एक घर बनाने में रेता, गिट्टी, सीमेंट की जरूरत पड़ती है ना, वैसे एक शरीर, ऐसा शरीर को बनाने के लिए छोटी छोटी कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे एक बूंदी को लड़ुआ लो, एक बूंदी को दाना लो, बहुत सारे बूंदी के दाने लो और ऐसे 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 कर दो तो बूंदी को लड़ुआ बन जाते हैं। वैसे कोशिका को लो, बहुत सारी कोशिका लो, बहुत सारी कोशिका लो, उससे क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। थोड़ी इसकी प्रोसेस अलग होती है कि जो बहुत सारी कोशिका मिलकर एक ऊतक बनाते हैं। ऊतक समझे तो छोटा सा हिस्सा। जैसे ये है ना, आपको यहाँ चोट लग गई है तो आपके हाथ में चोट नहीं लगी है, आपकी हथेली के ऊपर चोट नहीं लगी, आपको यहाँ की ऊतक पर चोट लगी है, और ऊतक के अंदर कोशिका मर गई होंगी। कोशिका के ऊपर क्या डैमेज हो गया होगा? ऊतक डैमेज हो गया, और ऊतक डैमेज हो गया मतलब अंग डैमेज हो गया, अंग डैमेज हो गया तो बॉडी डैमेज हो गई। इसका मतलब समझ में आ गया? अब जो कोशिका होती है, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है, और अंग मिलकर ही शरीर बनता है। जो कोशिका होती है हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देती है, यानी हम कितने लंबे चौड़े होंगे, हमारी नाक डायनासोर जैसी होगी कि कुत्ता जैसी होगी कि बिच्छू जैसी होगी कि गोहे की जैसी होगी, कोई की नाक
1 किलोमीटर दूर से दिखती, क्योंकि ऐसी लंबी लंबी होती है, ठीक है। और ये हमें एबिलिटी देती है, जैसे हम ये हाथ उठा पा रहे हैं, तो ये कौन हाथ उठा पा रहा है? दिमाग तो इसको क्या करता है, आदेश दे रहा है कि भैया इसको उठा लो, लेकिन हाथ कैसे उठ रहा? इसमें कहीं ना कहीं योगदान होता है हमारा किसका? सेल्स का होता है। और बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें अरबों खरबों कोशिका होती हैं। जो एक कोशिका वाला जीव होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन जो बहुकोशिका वाले जीव है जिनको हम देख सकते हैं। जो छोटी छोटी कोशिका वाले जीव होते हैं वो हमें आंखों से नहीं दिखते, उनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, 4 आंखों से देखना पड़ता है। वहीं जो हम में बहुत ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, शेर में बहुत सारी हैं, पेड़ों में बहुत सारी कोशिकाएं, जब इतने बड़े बड़े होते हैं। जैसे एक घर बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों के साथ, रेत के साथ, गिट्टी के साथ घर का निर्माण होता है, वैसे ही हमारा जो शरीर होता है, या जानवरों का शरीर होता है, या जो पेड़ पौधे होते हैं, इनको अपने स्ट्रक्चर करने की, कंप्लीट करने के लिए छोटी छोटी सेल्स की जरूरत पड़ती है। छोटी छोटी सेल्स मिलकर क्या करते हैं, एक ऊतक का निर्माण करते हैं, और ऊतक मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है, और अंग मिलकर ही क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। इतना समझ में आ गया? आखिर ये कोशिका का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ से आया? तो कोशिका का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था 1665 में। एक कचड़ा आदमी था, कचड़ा नहीं था सॉरी, अच्छा वैज्ञानिक था, जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। खचड़े ने कचड़ा इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसने कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो मरी हुई कोशिका थी। शायद वो शमशान घाट में खोज करने गया होगा, ऐसा नहीं था। तो उसके पास जो माइक्रोस्कोप था ना, वो खचड़ा आद्य माइक्रोस्कोप था, यानी बोले तो अनडेवलप था, डेवलप नहीं था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने की थी। इनने जीवित कोशिका की खोज की थी क्योंकि इनके पास जो एडवांस था वो माइक्रोस्कोप था। इतना समझ में आ गया? अब देखो, आप सबको समझ में आ गया है कि कोशिकाएं होती हैं, हर चीज में कोशिकाएं होती हैं। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कर दी, जिंदा कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने कर दी। अब एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है श्वान। अब जो श्वान वैज्ञानिक अलग नियम बांधते हैं कि जितने प्रकार के जंतु होते हैं, यानी हम और जानवर होते हैं, ये कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ये वैज्ञानिक बन गए सभी जग में, बिल्कुल जयराम जी हो लगे, ओ वाह यार कितना सही आदमी है, इन्हें खोज कर ली। तो एक वैज्ञानिक उसका जलापन लगा, तो वैज्ञानिक कह लगे आह आह ऐसा सही होते हैं। जितने जी पेड़ पौधे होते हैं ये भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो इनकी भी जयकारा हो लगी। अब दो जनों ने देखो री खतरा अपन तो ये कई चीज कह रहे हैं, तो दो जने मिले, पार्टी में मिले, उनने कही अपन दो जने एक नियम दे रहे हैं। तो इन दो भैया हर जी दो खचड़ा आदमी इकट्ठे जुड़े, उनने कह दी जितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं या पादप होते हैं सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और इस चीज को उन्होंने कह दिया कोशिका सिद्धांत। ऐसा अच्छा तो अपने तक पप्पू मिस्त्री रह देते हैं, लेकिन अब क्या बताएं, अब इतना सब हो गया, बड़े नाम हो गया। अब किसी आदमी ने पूछ लिया क्या भैया जी कोशिका बनती कैसे यहाँ है? इतने हमें चोट लग गई, आपने कही थी कि कोशिका बन के दोबारा इतने निर्माण हो जाते, लेकिन कैसे? तो दो जने चमा गए, क्या लगे हाँ हमारा 2 साल को मौन व्रत है, अभी हमें इस चीज के बारे में जानकारी नहीं आया, हम नहीं दे। यानी वो जो थे ना श्वान और स्लाइडन थे, इस चीज को नहीं समझा पाए कि आखिर कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। आपको चोट लग गई, यहाँ नई खाल कहाँ से आ जाती है? तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है रडोल्फ विर्को। रडोल्फ विर्को ही बताते हैं कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व की कोशिकाओं से ही होते हैं। आपको यहाँ जो चोट लगी है ना, यहाँ की कोशिकाएं मर गई, और जो आसपास की कोशिकाएं है ना वही एक नई कोशिकाएं बना देंगे, जिससे यहाँ खाल जम जाएगी। इतना समझ में आ गया आपसे कि जो कोशिका होती है ना, कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं, और कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब कोशिका की खोज हो चुकी थी, तो धीरे धीरे इसकी ये भी खोज होने लगी कौन कोशिका बड़ी होती है, कौन कोशिका छोटी होती है। तो सुनो, तो जो ओवरऑल अपन देखा जाए तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो ऑस्ट्रिच के अंडा की होती है। ऑस्ट्रिच के अंडा में जो कोशिकाएं होती है ना, वो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। सब ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो खचड़ा इतना बड़ा होता है, उसकी कोशिका भी बहुत बड़ी होती है। यदि हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें ओवरऑल, तो वो कहलाती कौन सी? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कहलाती है। कौन सी कहलाती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कहलाती है। यदि हम ह्यूमंस में देखें या इंसानों में देखें कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है मेल में होती है या पुरुषों में होती है, वो मेल स्पर्म कहलाता है या शुक्राणु कहलाता है। जो सबसे बड़ा कोशिका होती है वो बिन्नाहारों में होती है, वो ओवम में होती है या अंडाणु कहते हैं। अब एक चीज सुनो, चोट लग जाती है तो वहां घाव हो जाता है, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो घाव मिट जाता है। आखिर ऐसा क्या है? अभी आपने बताया था सर कि हमारा शरीर तो कोशिकाओं से मिलकर बना है। यदि यहाँ चोट लग गई है तो यहाँ की कोशिकाएं खत्म हो गई हैं, गैप हो गया है तो कोशिकाएं खत्म हो गई हैं, और कुछ टाइम बाद देखा तो ये घाव भर गया, इसका मतलब यहाँ नई कोशिकाएं आ गई। तो आखिर नई कोशिकाएं कहाँ से आ गई? तो सबसे पहले सुनो, कोशिका का बट जाना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे अपने तुम मूड काट के तुम ऐसे कर दो तो तुम कपाला या जिंद कहला लोगे, वैसी कोशिकाएं जब बट जाती हैं तो उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। अब कोशिका विभाजन क्यों होता है? तो कोशिका विभाजन इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक चीज पाई जाती है, कोशिका का एक अंग होता है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं या तारक काय कहते हैं। ये सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करने में मदद करता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाए जाते हैं हमारे लीवर में, और सबसे कम या ना के बराबर पाया जाता है दिमाग में। यानी जहां सेंट्रोसोम ज्यादा पाया जाता है वहां सबसे ज्यादा कोशिका तेज विभाजन होता है, और जहां नहीं पाया जाता वहां ना के बराबर होता है। मान लो यदि आपको यहाँ चोट लग गई ना, तो यहाँ कोशिका विभाजन होगा, यहाँ नॉर्मल मात्रा में सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो आराम आराम से धीरे धीरे कर करके यहाँ
वो सेल्स रिकवर हो जाएंगे। लेकिन मान लो आपकी लीवर में चोट लग गई ना, लीवर में चोट लग गई ना, तो पता है वो जल्द से जल्द उसको ऑटोमेटिक रिकवर कर लेगा। मान लो कोई आपके पास आया, चक्कू मारने आया, तो कहना रुको, लड़ाई लड़ाई अपन बंद नहीं करने, ज्ञान की पहले बात करने अपन। तो उसको समझाओ पहले सेल कि भैया इतने मार, इतने मारो, इतने मारो, इतने मारो, लीवर में मारो, इतने सेंट्रोसोम ज्यादा होते हैं और जल्दी सेल डिवीजन हो जाए, है ना। उससे कहे ना यहाँ मानो, फिर ऐसा कर देना, तो वह ऐसा देगा ना, फिर डॉक्टर कहना चाहिए कहियो हमारे लीवर में मार दो, इतने सेल डिवीजन जल्दी हो जाए, तुम दवाई करो, ठीक है। और कई खुपड़िया में गलती से ना मार गयो, कहते सेंट्रोसोम पाओ जानी, इतना कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब समझ में आया कि जी पुलिस वाले जो हेलमेट वकाए पेराव थे, इसे पेरावता है कैसे उन्हें पता है, पढ़े लिखे हैं कि तुम्हारे दिमाग में सेंट्रोसोम कम हो थे, यानी चुटैया मुंह कपाला पाला फोड़ दो ना, को तो ऐसे धरे रह जाओ, यानी कोशिका विभाजन नहीं होगा, ऐसे डरे रहे होते। एक इलाज है, अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट का जरूर यूज करें। अब समझ में आ गया कि जब कोई यहाँ आपको यहाँ तलवार लेने आए या चक्कू मारने आए, तो आपको क्या कर देना, लीवर दिखा देना, है ना, हट ऐसा करोगे ढोर, ऐसा नहीं करना है, क्यों मारोगे, पगलेट गजनी कहेगा। यदि दिमाग में मार दिए तो गजनी बन जाओगे, क्या बन जाओगे, गजनी, और हरकतें करोगे तेरे नाम जैसी। इतना आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, स्वैनसंग को कहा जाता है, सैमसंग को नहीं, सैमसंग अलग चीज है, स्वैनसन को कहा जाता है, यानी मॉडर्न फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है, स्वैनसंग को। वहीं भारत में जीव विज्ञान के जो पप्पा जी हैं या डैडी हैं या बब्बा हैं, किनको कहा जाता है, ए के शर्मा जी को। अब हम देखते हैं आखिर कोशिका का साइज कैसा होता है। कोशिका साइज ऐसा होता है कि दिखता ही नहीं है, ये समझ में आ गया। अब कोशिका का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार ऐसा होता है, चपटा टाइप की होती है, जैसे तुम्हारा मुंह होता है, कोई को मुंह होता है टेढ़ो मेढ़ो, को लम्फाड़ गया होता है, ऐसी कोशिका का मुंह ऐसे ही होता है। जैसे तुम्हारी नाक में चपटी इतनी बड़ी नाक धरी है, अखियां धरी हैं, गाल धरे, वैसे धरे। जैसे ई के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, धीरे धीरे करके हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठंड आई गई है, अब तुम्हारे सब दिन मुंह में पोत ले हो कछु ना कछु, वैसी कोशिका भी कम का रहते हैं, पोते रहते हैं। कौन की कोशिका, पादपों की कोशिका, वो अभी पता चल रहा है। तो सुनो, सब कोशिका के जो एक लाइन दिख रही है ना, जब तुम्हें ऐसी जो लाइन दिख रही है, इसकी मान लो एक गोला है, इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली, या इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका का बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। जैसे तुम्हारा बाहरी आकार है ना, जो स्किन है बाहर से, वैसे कोशिका के बाहर भी है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जंतुओं की कोशिकाओं में भी बाहर पाई जाती है और पादपों की कोशिकाओं में भी बाहर पाई जाती है। यानी हमारी कोशिकाओं में और पादपों की कोशिकाओं में बस थोड़ा सा अंतर है। कैसा अंतर है वो अभी बाद में पता चलेगा। पहले इतना है कि जो कोशिका झिल्ली हमारे में होती है, वही कोशिका झिल्ली का में पेड़ पौधों के में होती है। और जो काय की बनी होती है, ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। काय की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अब सुनो, यह चयनात्मक होती है। कैसी होती है, सिलेक्टिवली होती है। यानी अच्छी अच्छी चीजों को, जैसे मान लो कोई वायरस आ रहा है, उससे पूछे क्या करना है, वो देखेगी अच्छा है, नीला है, पीला है, काला है। यदि काला होगा तो अंदर आने देगी, यदि खराब बेकार होगा तो क्या बाहर नहीं जाना है। लेकिन सोच रहे हो सर, ऐसे बहुत सारी चीजें अंदर चली जाती। तो बेटा वो चालाक आदमी होते हैं। समझ में आ गया। क्या की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। एक ऐसी होती है चयनात्मक होती है और अर्धपारगम होती है, सेमी पेरेम्बल होती है, यानी आर पार ऐसा आधा आधा दिख सकता है। समझ में आ गया। पहले चीज क्या समझ में आ गई, कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। यह कैसी होती है, चयनात्मक होती है और सेमी पेरेम्बल होती है, यानी अच्छी अच्छी चीजों को अंदर जाने देती है और फालतू की चीज को बाहर भी निकाल देती है। यदि कोशिका के ऊपर एक और ऐसी लेयर कर दें, यानी डबल लेयर कर दें, तो वो कहलाती है सेल वॉल। क्या कहलाती है, सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है, ये सिर्फ पादपों की कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, सिर्फ पादपों में। ये काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखना, जो हमारी कोशिका होती है वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से, और जो पादपों की कोशिकाओं के ऊपर एक और लेयर होती है वो भी बनी होती है कैसे, सेल्यूलोज से। कंफ्यूज मत होना, हमारी कोशिका और उनकी कोशिका में एक एक गोला है, ये दोनों कैसे बनी है, प्रोटीन और लिपिड से। लेकिन जो पादप है ना, उनके ऊपर एक और गोला होता है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। हम जानते हैं जो कागज बनता है वो सेल्यूलोज से बनता है, नोट बनता है सेल्यूलोज से बनता है। आखिर कहां से आता होगा सेल्यूलोज, अब समझ में आ गया। कोशिका के ऊपर जो डबल लेयर होती है उसको निकाला जाता है, उससे क्या बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा आपको कि आखिर उनमें ऐसे एक्स्ट्रा लेयर क्यों होती है। मतलब जैसे सिंगल लेयर अपने ऊपर है, सिंपल है सेल मेम्ब्रेन, उनकी भी सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उनकी अलग से क्यों होती है एक सेल वाल। तो सुनो, अपन हो ठंड लगा अपन कपड़ा पहन लेते, सॉरी उन्ना पहन लेते, बस कारवा गाओ चदरा ओढ़ लो, ठंडा गई चदरा ओढ़ लो, गर्मी आ गई चदरा फेंक दे। अब पेड़ पौधे हो तो तुमसे ज्यादा भी तो बेचारे बारे में टटेरे से ऐसे खड़े रहते हैं। ठंड आ गई, कोहरा आ गो, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सारा कुछ नहीं है। तो भगवान भी पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दी, एक्स्ट्रा लेयर मार दी सेल में। क्या मार दी, एक्स्ट्रा लेयर सेल में मार दी। तो वो उसको क्या कहते हैं, वो कोशिका
भित्ति कहते हैं या सेल वॉल कहते हैं। जो कवक या जो शैवाल या हरे पौधे होते हैं, इनकी जो कोशिका जो भित्ति होती है वो काय की बनी होती है, सेल्यूलोज से। याद रखना, जो जीवाणु होते हैं इनमें ज्यादातर तो आरएनए होता है, जीवाणु वगैरह में तो ज्यादा डेवलप नहीं होती, इसलिए काय के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। अब देखो, जो हमारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बनता है, अब हम उसके सभी धीरे धीरे करके उसके ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है ये, कौन होता है ये, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, या इसको हम कहते हैं सूत्रकणिका। इस सूत्रकणिका की खोज की थी अल्टमैन ने की थी। यह एक झिल्ली के नुमा होते हैं, यानी पन्नी जैसी होती है, कैसी, ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? मैट्रिक्स। और इसका जो बाहरी झिल्ली होती है, मतलब बाहर की पन्नी होती है, उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। आखिर इस सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम करती है? तो पता है, ये हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा बन रही है ना, ये खचड़ा ये माइटोकॉन्ड्रिया ही बना रहा है। अब कैसे? अब सुनो, हमें पता है हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल पता है। आखिर ये ऑक्सीजन जाती कहाँ है? तो ऑक्सीजन कहना हमारे नकुओं में से जाती है और अंदर चली जाती है। अब अंदर कहाँ जाती है? कहते सर हमारे हार्ट में चली जाती है। हार्ट से कहाँ चली जाती है? हमारे पूरे ब्लड में चली जाती है। ब्लड से कहाँ चली जाती है? पूरे शरीर में चली जाती है। इसका मतलब जानते हो पूरे शरीर में कहाँ जाती है? एक्चुअलिटी में जो ऑक्सीजन आती है ना, जहाँ पूरे हमारे ब्लड के द्वारा हमारे शरीर की पूरी एक एक कोशिका को ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे अंदर ब्लड में आती है। ब्लड से कहाँ जाती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। अब सुनो, जब जो ऑक्सीजन आती होगी कोशिका के बाहर, तो क्या ये रोकता नहीं होगा? कौन? सेल मेम्ब्रेन रोकती होगी ना? हाँ रोकती है, लेकिन ऑक्सीजन तो अच्छी चीज होती है, तो इसको क्या कर लेती है? एक्सेप्ट कर देती है कि हाँ आ जाओ। ठीक है। अब जैसी कोशिका के अंदर क्या आ जाती है? ऑक्सीजन आ जाती है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की चीजें होती है वो गिल्ल हो जाती हैं। इतनी ज्यादा गिल्ल हो जाती हैं कि वो है ना ऐसे 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 करके डांस करने लगते हैं, जिसको हम एक साइकिल कहते हैं। और इस साइकिल को कहते हैं हम क्रेब्स चक्र। यानी जैसी ऑक्सीजन आती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ऐसे 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 डांस चलने लगता है। हाँ ये क्या हो रहा है, मजा आ गया मजा आ गया, ऐसा ऐसा क्या चलने लगता है? एक चक्र चलने लगता है, जिसको हम क्रेब्स चक्र करते हैं। और भैया जब भी कोई डांस हुई है, कछु चीज टूट है, फूट है, कछु निकल है, जब ये खचड़ा क्रेब्स चक्र निकल चलता है ना ऑक्सीजन की वजह से, खुशी के मारे अच्छी चीज निकलती है। जैसे जैसे वो क्रेब्स चक्र चलता जाता है, उससे कछु चीज निकलती है। वो काय के रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में निकलती है। जैसे तुम झरा हो, तुम कपड़ा अपने कपड़ा झरा हो, सो धूरा निकर है। वैसे क्रेब्स साइकिल जब चला थे ना, उसे एटीपी निकलता है। एटीपी कहलाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। एटीपी निकलते जाते हैं। जैसे ये एटीपी 38 हो जाते हैं, तो वो एक ग्लूकोज कहलाता है। जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, वैसे 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है। और इस जो ग्लूकोज होता है, ये ऑटोमेटिक डाइजेस्ट होकर हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। कितनी ऊर्जा देता है? 1 ग्लूकोज से हमें मिलती है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। इसे हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन होती है हमारे ब्लड की सहायता से हमारे शरीर की पूरी कोशिका में पहुंच जाती है। और जैसी कोशिका में पहुंचती है, वहां पर डांस होने लगता है। और जब डांस होने लगता है, तो उससे क्या बनती है? ऊर्जा निकलती है। यानी 38 एटीपी निकलते हैं, जिससे 1 ग्लूकोज बनता है। 1 ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। अब ये ऊर्जा पूरे शरीर में बनती है। मान लो जैसे हम बोल रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत कहाँ है? हमारे पैर में नहीं, सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा की जरूरत है हमारे मुंह में। जैसे हम रन कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत कहाँ है? हमारे मुंह में नहीं, दौड़ते टाइम हमारे पैरों में है। तो देखो भाई, जहां ऊर्जा की जरूरत लेंगे, जैसे हमारे पेट में कोई ऊर्जा की कोई जरूरत ही नहीं है बाहर, तो पेट की ऊर्जा क्या करेगा? हम क्या कर रहे हैं करके? सो इतने से ऊर्जा कहाँ भेजते हैं? हाँ मुंह में। क्या? मुंह में ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है। तो ऐसी कोई चीज चाहिए ना कोशिका के अंदर, जो ये काम करे कि भाई जैसे ही ऊर्जा बने ना, वो ऐसा पकड़ के ना फेंक देना, तो है ना। तो ऐसे एक चीज होती है, वो कहलाती है गोल्जी बॉडी, या जिसको हम क्या बोलते हैं? गोल्जी एपाराटस भी कहते हैं। इसकी खोज कैमिली गोल्जी ने की थी। इनने उल्लू की कोशिका में इस चीज की खोज की थी। कहाँ की थी? उल्लू की कोशिका में। तो सुनो उल्लुओं, सॉरी भाई साहब लोग, तो जो गोल्जी बॉडी होता है ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का क्या कर गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है। और सबसे पहले यह ऊर्जा कहाँ मिलता है? दिमाग को। अब दिमाग को क्यों? सब जगह तो चल जाएगी कि पैर दौड़ रहे हैं, ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, तो चलो हाँ बैठ जाओगे। मुंह में ऊर्जा नहीं दे रहा है, हमारा मुंह पर अल्लाह के, हम सन्नाजे हैं। अब भाई जैसे दिमाग में ऊर्जा नहीं, ऐसे हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसलिए खचड़ा जो गोल्जी बॉडी होता है ना, ये परमानेंट कस्टमर और घरुआ चला था कौन को? दिमाग से।
तो दिमाग है ना ऑटोमेटिक सबसे पहले पाँव पर के महाराज पहले आप ऊर्जा ले लो, बाकी सब तो भाड़ में जाए। जब अपन फास्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो अपने शरीर में अपन भोजन तो लेते नहीं है, तो क्योंकि ज़्यादा केवल ऑक्सीजन बस थोड़ी तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी, खाना से भी ऊर्जा मिलती रहती। तो पूरी शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है ना, पूरी ऊर्जा कहाँ भेजता रहता है, आपके दिमाग को भेजता रहता है, दिमाग को भेजता रहता है, दिमाग को भेजता रहता है। बेचारों पेट ऐसे ही दर्द लगता है ना, हमें ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसको भेजता रहता है, दिमाग को। जैसे ही आप ज़्यादा भूखे रहोगे, अब कोशिका भी कहने लगी कि ओ माय गॉड, अब तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो दिमाग को ऊर्जा की सप्लाई हो जाती है बंद, यानी गोल्जी बॉडी खुद पगला जाता है कि ओ माय गॉड, हमारे पास ऊर्जा ही नहीं आ रही, तो हम दिमाग को ऊर्जा कैसे भेजें। तो गोल्जी बॉडी भी बंद कर देता है, जिससे हमारा जब भूखे भूखे रहे सिर दर्द करने लगता है, चक्कर से आव लगा था, भरने लगा, क्या लगा जो कहा है तुम कहा, जो कहा है हम तो चिंते नहीं है तुम्हारा। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जब भूखे रहते ऊर्जा ही नहीं बन रही, गोल्जी बॉडी वहाँ पर ले नहीं जाता है। इतना क्लियर हो गया। इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। पेड़ पौधों में भी गोल्जी बॉडी होता है, याद रखें, ये जंतु और पादपों में दोनों में होता है। और जो गोल्जी बॉडी होता है ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। जब ये गोल्जी बॉडी होता है, जब पेड़ पौधों में होता है, तो इसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, डिक्टियोसोम कहते हैं। समझ में आ गया, क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर लाइसोसोम का निर्माण करता है। अब ER क्या है, यह अंतःप्रदब्ध जालिका कहलाती है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और लाइसोसोम के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसलिए कभी भी भूखे मत रहो, क्यों, गोल्जी बॉडी पगला जाएगा, दिमाग को सप्लाई नहीं जाएगी, आपको चक्कर खा के ऐसे ऐसे गिर जाओगे। का दूसरा एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वो कहलाता है लवक या प्लास्टिड। यह जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनकी कोशिकाओं को जो सबसे बड़ा अंग होता है वो यही प्लास्टिड होता है, जो कि उनको रंग देने का काम करता है। यह जंतुओं में नहीं पाया जाता है, मतलब अपन में नहीं पाया जाता है। अपन को रंग देने का काम सूर्य भगवान करते हैं। 2 घंटा धूप में बैठो तो मगरीला हो जाओगे, और अंदर घुसे रहो बोरो प्लस लगा लगा के, बहुत ज़्यादा गोरे रहोगे, है ना। तो ये सिर्फ के में पादपों में पाया जाता है। इसको हम प्लास्टिड कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, आवरणित लवक, वर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। हरित लवक जहाँ भी हो, हरित लवक का ही मतलब होता है हरा लवक, हरा रंग देता है। हरा रंग क्यों देता है, क्योंकि वहाँ भोजन बनता है, और जब जहाँ भोजन बनता है तो जिसकी वजह से वहाँ उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा। कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। यहीं पर क्लोरोफिल पाया जाता है, यहीं पर भोजन बनता है। और यह कहाँ बनता है, ये सब कार्यक्रम कहाँ होता है, पत्तियों में होता है और तना में होता है, यानी घिचकी के तय होते हैं और कहाँ, पत्तियों में होते हैं। जो उनकी वजह से तुम देखिए उनके जो तना होते हैं और जो पत्तियां होते हैं बिल्कुल कैसी होती हैं, हरी होती है। ये लवक की खोज करी थी हैकेल ने, पगला नंबर 1 को उसने इसकी खोज की थी। दूसरा होता है अवर्णित लवक। इसमें भोजन का स्टोर होता है। देखो, भोजन निर्माण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, कहाँ, ल्यूकोप्लास्ट में। भोजन निर्माण कहाँ होगा, जड़ में होगा और फल में होगा। आप देखना पेड़ पौधों की जड़ बहुत हार्ड होती है, क्योंकि वहां भोजन स्टोर रहता है। और दूसरा होता है फल में। समझ में आ गया। भोजन निर्माण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, और भोजन का स्टोर कहाँ होता है, ल्यूकोप्लास्ट में या आवरणित लवक में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो कहलाता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक रंगीन आदमी है जो कि पेड़ पौधों को रंग देने का काम करता है। क्या करता है, रंग देने का काम। एशियन पेंट का यूज नहीं करते, वो फालतू की चीज नहीं करते। जैसे कि टमाटर, टमाटर भैया लाल कय है, आह टमाटर बड़े मजेदार लाल कय है, क्योंकि उसमें लाइकोपेन पाया जाता है। आपको कहे लाइकोपेन का है तो कहना एक तरह का क्रोमोप्लास्ट है। क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। जो गाजर, गाजर कैसी हो, गाजर जैसी भी हो, काय हो तो वह कैरोटीन के कारण होती है। और जो चुकंदर होता है वो बीटानिन के कारण कैसा होता है, चुकंदर जैसा खून जैसा, सॉरी, चुकंदर कैसा होता है, खून जैसे ही तो होता है। किसकी वजह से, बीटानिन की जा रहा है। जो फल होते हैं पीले क्यों होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, जैंथोफिल के कारण।